हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज की वीडियो में बच्चों हम ओब्लिक कोलिजन पढ़ने वाले हैं, यानी कि त्रियक संघट या ये कहिए तिरछा संघट। अब तक जो संघट हमने पढ़े हैं उससे थोड़ा सा अलग है बच्चों ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। वही संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगने वाला है, वही हम पुनर्स्थापन गुणांक की यहाँ बात करेंगे। उसके अलावा नया कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी क्योंकि पिछलों से थोड़ा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक भी नया देखने को नहीं मिलेगा। और इसी वीडियो के लास्ट में बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 4-5 अच्छे क्वेश्चन करा पाऊँ बम विस्फोट वाले, जिसमें एक बम रखे रखे 2 या 3 हिस्सों में फट जाता है, या एक उड़ता हुआ बम कुछ हिस्सों में फट जाता है, कोई वस्तु, बम की जगह वस्तु भी हो सकती है। कोशिश करेंगे आज के ही वीडियो में हम इस संघट को खत्म करें और नेक्स्ट वीडियो में हम शक्ति पढ़ें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हेडिंग लगा लीजिए ओब्लिक कोलिजन या त्रियक संघट। त्रियक संघट, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन। बात शुरू करते हैं बच्चों की त्रियक संघट क्या है या ओब्लिक कोलिजन क्या है। इसके लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु A है और ये किसी वेग u1 से आगे चल रही है। इसके सामने सामने एक वस्तु B है और ये u2 वेग से चल रही है। इन दोनों का संघट हुआ बच्चों। यहाँ आपने कहा जी बिल्कुल, यहाँ संघट हुआ। संघट के दौरान ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाएगी। A B पे बल लगाएगी आगे की तरफ, B A पे बल लगाएगा पीछे की तरफ। मैंने कहा अगर हम एक ऐसी रेखा खींच दें जिसके ऊपर ये दोनों बल स्थित हैं, हमने इसी रेखा को बच्चों संघट रेखा कहा था। संघट रेखा क्या कहा था? संघट रेखा। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऐसा मानते हैं, अब ऐसा मानते हैं कि मान लो ये वस्तु A आगे जा रही है u1 वेग से और ये B इसके बिल्कुल सामने ना होकर थोड़ा नीचे है, हमने कहा B, और ये u2 वेग से आगे जा रही है। हो सकता है बच्चों ये ऊपर जा रही हो, ये नीचे जा रही हो, समझाने के लिए मैंने ऐसे मान लिया। हो सकता है ये पीछे आ रही हो या आगे जा रही हो। हमने कहा इनका संघट हुआ बच्चों। संघट कुछ इस प्रकार का होगा। A B पे ऐसे बल लगाएगी, B A पे ऐसे बल लगाएगा, और हम कहेंगे कि ये जो रेखा है, ये रेखा जो जिसके ऊपर ये दोनों बल स्थित हैं, ये हमारी संघट रेखा है। पिछले वीडियो में डिटेल में हमने सीखा कि संघट रेखा क्या है। अब मैं आपको यहां से जो सिखाने वाला हूं वो ध्यान से सुनना बच्चों। आप ध्यान से देखो पहले वाले संघट को। पहले वाले संघट में जो संघट रेखा है, हमारी दोनों वस्तुओं के वेग उसी संघट रेखा के अनुदिश हैं। देख लो, ये संघट अभी हुआ ही हुआ है, दोनों बस टकराए ही हैं। तो ये जो A है, A का वेग कितना है? आप कहोगे A का वेग आगे है कितना? u1। हाँ जी। B का वेग भी आगे है कितना? u2। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ कि इस प्रकार के संघट में जो वस्तुओं के वेग हैं वे संघट रेखा के अनुदिश हैं। अनुदिश मतलब उसी दिशा में है जिस दिशा में संघट रेखा है। हो सकता है ये बॉल पीछे जा रही हो तो इसका वेग पीछे की तरफ होगा, लेकिन होगा तो संघट रेखा की दिशा में ही। ऐसे संघट को जिसमें वस्तुओं के वेग संघट रेखा की दिशा में होते हैं या संघट रेखा के अनुदिश होते हैं, संघट रेखा के समांतर होते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। और हिंदी में इसी को सम्मुख संघट कहते हैं। सम्मुख संघट। जब बच्चों मैं आपको ये पढ़ाया था ना हेड ऑन कोलिजन, तब मैंने इसकी परिभाषा नहीं बताई थी। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया था कि जब दोनों की आमने सामने से टक्कर हो, बिल्कुल, तब उसको सम्मुख संघट या हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। लेकिन सही परिभाषा ये है कि जब संघट करने वाली दो वस्तुओं के वेग उनकी संघट रेखा के अनुदिश होते हैं, या जब दो वस्तुओं के वेग संघट रेखा की समांतर होते हैं, तो ऐसे संघट को सम्मुख संघट कहते हैं। आप परिभाषा लिख लेना बच्चों। लेकिन हमारी बात है आज की ये, इसमें ध्यान से देखो, संघट रेखा ये है और A का वेग ऐसे है u1, B का वेग ऐसे है u2। क्या इन दो वस्तुओं के वेग संघट रेखा के अनुदिश हैं? आपने कहा नहीं, इन दोनों वेग ने इस संघट रेखा के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाया। मैंने इसको θ1 बोल दिया, इसको मैंने θ2 बोल दिया। क्या कहा?
हमने कहा ये जो दो वेग हैं इन्होंने संघट रेखा के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाया है। इसका मतलब ये है कि दोनों वेग संघट रेखा के अनुदिश नहीं है, मतलब इसी संघट को हम ओब्लिक कोलिजन या तिरछा संघट कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बनेगी तिरछे संघट की या तिर्यक संघट की? जब संघट करने वाली दो वस्तुओं के वेग संघट रेखा के साथ कुछ कोण बनाते हैं, ऐसे संघट को तिर्यक संघट या ओब्लिक कोलिजन कहते हैं। तिर्यक संघट कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक ध्यान रखना कि दोनों वेग का ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला वेग ऐसे हो, मतलब U2 संघट रेखा की दिशा में हो लेकिन U1 ना हो, तब भी ये तिर्यक संघट कहलाएगा। मतलब अगर दोनों वेग संघट रेखा की दिशा में हुए तब हम क्या कहेंगे उसको? सम्मुख संघट। लेकिन दो में से अगर एक भी या दोनों ही संघट रेखा के साथ कुछ कोण बना रहे हैं तब हम उसको तिर्यक संघट यानी कि ओब्लिक कोलिजन कहेंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि तिर्यक संघट या तिरछा संघट क्या है। पहली बात तो ये आमने सामने से नहीं होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे से होगा, मतलब तिरछा संघट होगा। या ये कहिए ये वस्तु ऐसे रखी है, दूसरी वस्तु ऐसे जाएगी, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हुए आपने स्टिकर मारा होगा, ठीक है, गोटियों पे आप जैसे टकराती है ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ओब्लिक कोलिजन है। अब सारी बात हम सिर्फ तिर्यक संघट के लिए करेंगे, इस हेड ऑन कोलिजन के लिए नहीं करेंगे। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, बहुत सारी इसकी बातें कर ली। चलिए मैंने कहा बच्चों आपसे कि मान लेते हैं डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, ये कोई वस्तु है हमारी और ये इसका वेग। अच्छा बच्चों, समझाने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। हो सकता है इसका वेग ऐसे हो सकता है इसका वेग ऐसे हो सकता है इसका वेग ऐसे, कुछ भी हो सकता है। आसानी के लिए मैंने मान लिया कि ये A है और इसका वेग U1 है। ये संघट से पहले की बात है। दूसरी वस्तु है वो उसका भी वेग है U2। अब हो चुका है संघट, अब मैं संघट के दौरान की बात करूंगा। अब संघट हो रहा है ऐसे, आपने कहा ठीक है, इसका नाम हमने A बोल दिया, इसका नाम हमने B बोल दिया और ये मान लेते हैं, चलो मैं इसका वेग ऐसे भी मान सकता हूँ, ऐसे कहीं भी मान सकता हूँ। आसानी के लिए मैंने कह दिया इसका वेग U2 ये है। आपने कहा ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको संघट रेखा बनानी है। सारा खेल संघट रेखा का, बिना संघट रेखा के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने कहा संघट रेखा क्या होती है? वो रेखा जो इनके बलों से गुजरती है, या ये कहिए ऐसी रेखा जिसके ऊपर इसके बल काम करेंगे। पहले बल बनाने पड़ेंगे हमें। ये A है, ये B है, तो ये इस पे बल ऐसे लगाएगा। हाँ जी, ये B, ये A, ये इस पे बल ऐसे लगाएगा। आपने कहा हाँ, ये जो एक रेखा बन रही है, ये रेखा ये सीधी सी कर लेंगे थोड़ी सी, इसी को बच्चों हम संघट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट रेखा। अब आपने जैसे ही देखा कि यार ये जो U1 है, ये U1 ये तो संघट रेखा के साथ कुछ कोण बना रहा है। आपने कहा हाँ, हमने मान लिया ये θ1 है। हमने देखा कि ये जो U2 है ये भी संघट रेखा के साथ कुछ कोण बना रहा है। मैंने कहा हाँ, तो हमने कहा इसको मान लेते हैं θ2। अब आपका सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि तिर्यक संघट क्या है। अब आपको बस इतना करना है कि अब जितने भी बल ये वेग हैं, ये U1 है, हमारा U2 है, इसके दो हिस्से कर लेने हैं, U1 के भी और U2 के भी। आपने कहा भैया ये U1 है तो U1 का ये हिस्सा जो आएगा ये आएगा U1 cos θ1। आपने कहा हाँ बढ़िया बात है भाई, ये U1 है, ये θ1 है, तो ये बनेगा U1 cos θ। मैं इसको हटा रहा हूँ। ये U2 है, ये θ2 है, तो ये बनेगा U2 cos θ2। यहाँ लिख लेता हूँ कि ये हमारी संघट रेखा है, संघट रेखा। अच्छा जी, अब ये U1 है तो ये बनेगा हमारा U1 sin θ1। ये U2 है तो ये बनेगा हमारा U2 sin θ2। मैंने क्या किया?
आप कहोगे भैया हमने सिर्फ इतना किया है, ये जो वस्तुओं के वेग हैं जो कि संघट रेखा की दिशा में नहीं है, हमने इनके दो दो हिस्से कर लिए, घटक बनाने हमें आते हैं। हमने जैसे ही घटक किए हमें यह पता चला कि इसका एक घटक संघट रेखा के अनुदिश है और दूसरा घटक संघट रेखा के लंबवत है। मतलब जो भी दो हिस्से बनेंगे उनमें से एक संघट रेखा की दिशा में आएगा और एक आएगा संघट रेखा के लंबवत। ठीक है, हमें बात करनी है बच्चों सबसे पहले संघट रेखा की दिशा में। संघट रेखा की दिशा में वेग कितना है पहली वस्तु का, आप कहोगे u1 cos θ1। संघट रेखा की दिशा में दूसरी वस्तु का वेग कितना है u2 cos θ2। संघट रेखा के लंबवत पहली वस्तु का वेग कितना है u1 sin θ1। संघट रेखा की लंबवत दूसरी वस्तु का वेग कितना है u2 sin θ2। अब मैं जो बताने वाला हूं आप ध्यान से रखेंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि बच्चों बल संघट रेखा की दिशा में लग रहे हैं। भाई संघट रेखा है क्या, संघट रेखा वो रेखा है जिसके ऊपर में दो बल लग रहे हैं वस्तुओं पर। क्योंकि बल इसी संघट रेखा की दिशा में लग रहे हैं इसलिए इसी दिशा में त्वरण होगा। जहां बल होता है वहां त्वरण होता है, त्वरण होगा तो वेग में परिवर्तन होगा। हमने कहा हाँ, इसका मतलब ये जो वेग है ना, ये वेग जो संघट रेखा की दिशा में है इनमें परिवर्तन होगा, ये बदलेंगे। इसका वेग कुछ और हो जाएगा टकराने के बाद, इसका वेग ये वाला कुछ और हो जाएगा। लेकिन ये जो वेग हैं लंबवत वाले वेग संघट रेखा के लंबवत, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संघट रेखा की लंबवत दिशा में तो कोई बल लग ही नहीं रहा है वस्तुओं पर। भाई वस्तु में बल कौन से हैं, ए बी पे लगा रही है, बी ए पे लगा रही है। किस दिशा में, इस दिशा में। इसी दिशा को हमने संघट रेखा बोल दिया। मतलब दो वस्तुओं पे जो बल लग रहे हैं वे केवल संघट रेखा की दिशा में हैं, संघट रेखा के अलावा किसी दिशा में कोई बल है ही नहीं। तो जब बल है ही नहीं तो क्या इन दिशा में त्वरण होगा? आपने कहा संघट रेखा के लंबवत कोई त्वरण नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा तो वेग परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पहली लाइन जो लिख रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनना और फिर उसको लिख लेना। संघट रेखा के लंबवत, ये बात आप अपने आप ध्यान रखेंगे कि कोई बल नहीं है, कोई त्वरण नहीं है। लंबवत वस्तुओं के वेग नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। अच्छा बच्चों, अगर वेग नहीं बदलेगा तो इसका मतलब संवेग भी नहीं बदलेगा। मतलब ए वस्तु का वेग नहीं बदल रहा है, ए वस्तु का संवेग भी नहीं बदलेगा। बी वस्तु का वेग नहीं बदल रहा है, बी वस्तु का संवेग भी नहीं बदलेगा। किस दिशा में? क्या है? संघट रेखा के लंबवत दिशा में। संघट रेखा के लंबवत दिशा में वेग और संवेग नहीं बदलेगा। अतः वस्तुओं के संवेग भी नहीं बदलेंगे। आपने कहा ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई है। क्यों? क्योंकि इस दिशा में कोई बल नहीं है, बल नहीं है, त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं होगा तो वेग नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदलेगा तो संवेग भी नहीं बदलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पहली वस्तु का अगर ये वेग जो संघट रेखा के लंबवत है u1 sin θ1 है, मान लो इसका मान 10 है तो टक्कर के बाद भी 10 ही रहेगा। ये इसका मान 15 है तो ये टक्कर के बाद भी 15 ही रहेगा। ये मत सोचना कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है। ये अलग है, ये कुछ अलग है, लेकिन ये हमेशा उतना ही रहेगा जितना ये है, ये उतना ही रहेगा जितना ये है। u1 sin θ1, u2 sin θ2 टक्कर के बाद भी इतने ही रहेंगे जितने ये पहले हैं टक्कर से। आपने कहा बात समझ आ गई। दूसरा पॉइंट बनाते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट, क्योंकि संघट रेखा की दिशा में बल लग रहे हैं तो यहाँ त्वरण भी होगा, त्वरण होगा तो यहाँ वेग भी पर बदलेंगे और संवेग भी बदलेंगे। किसके? वस्तुओं के। लेकिन पूरे निकाय का संवेग नहीं बदलेगा। आपको पता है संघट कैसा भी हो संवेग संरक्षित रहता है। तो हम क्या करेंगे, संघट रेखा के अनुदिश, संघट रेखा के अनुदिश निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। हमने कहा ठीक है, पहले ये देख लेंगे कि पूरा संवेग कितना है इसका, इस रेखा के अनुदिश।
टक्कर के बाद भी उतना रहेगा। क्या इस वस्तु का संवेग बदलेगा? हाँ, इसका संवेग बदलेगा। संघट रेखा के अनुदिश, संघट रेखा के लंबवत दिशा में इसका संवेग नहीं बदलेगा। क्या इसका संवेग बदलेगा? आप कहोगे संघट रेखा की दिशा में बदलेगा, क्योंकि यहां बल लग रहा है, बल है तो त्वरण है, त्वरण है तो वेग बदलेगा। लेकिन संघट रेखा के लंबवत दिशा का वेग नहीं बदलेगा, पहले है जितना है उतना ही बाद में रहेगा। आपने कहा संघट रेखा के अनुदिश निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा, तो आप लिख दोगे पी आई बराबर पी एफ, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम किसका? निकाय का। किसका? निकाय का। किसकी दिशा में? संघट रेखा के अनुदिश। फिर हम लिखेंगे बच्चों, फिर हम आएंगे पुनर्स्थापन गुणांक पे। पुनर्स्थापन गुणांक क्या होता था? पुनर्स्थापन गुणांक आप कहोगे हमने पढ़ रखा भैया, ई होता था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। मैं आपसे पूछा कि अच्छा फॉर्मूला तो तुम्हें याद है, मुझे ये भी बता दो ये u1 क्या है? आपने कहा भैया u1 ना वस्तु का टक्कर, पहली वस्तु का टक्कर से पहले का वेग है। मैंने कहा u2 क्या है? दूसरी वस्तु का टक्कर से पहले का वेग है। v1 क्या है? पहली वस्तु का टक्कर के बाद का वेग है। v2 क्या है? दूसरी वस्तु का टक्कर के बाद का वेग है। 1 मतलब पहली वस्तु का वेग, 2 मतलब दूसरी वस्तु का वेग, u मतलब टक्कर से पहले, v मतलब टक्कर के बाद। लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि जब हम पुनर्स्थापन गुणांक लिखेंगे तो u1, u2, v2, v1 ये सब हमें इस संघट रेखा के अनुदिश लेने हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो u1, u2, v1 व v2 हैं सभी संघट रेखा के अनुदिश लेने हैं। अनुदिश लेने हैं। आपने कहा ठीक है भैया, ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, मैंने कहा अच्छा बताओ यहां आप u1 u2 को ये u1 u2 लिखोगे क्या? आपने कहा भैया हमें समझ आ गया, हमें u1 u2 ना संघट रेखा के अनुदिश लेने हैं, मुझे ये u1 नहीं लेना, मुझे u1 का वो हिस्सा लेना है जो संघट रेखा की दिशा में, मतलब u1 cos थीटा बनाएगा। आपने कहा मैं u2 नहीं लिखूंगा, ये u2 मैं वो लिखूंगा जो इसका हिस्सा संघट रेखा की दिशा में है, मतलब u2 cos थीटा 2 लिखूंगा। ध्यान रखेंगे पुनर्स्थापन गुणांक में जो ये v1 v2 u1 u2 हैं, ये सभी संघट रेखा के अनुदिश के वेग हैं। आप इनको किसी और दिशा का वेग नहीं ले सकते। कॉन्सेप्ट इतना ही है बच्चों। तिर्यक संघट में इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार मैं बात करके बोल के आपको बता देता हूं। क्या तिर्यक संघट किसे को कहते हैं? जब वस्तुओं के वेग संघट रेखा के अनुदिश न होकर संघट रेखा के साथ कुछ कोण बनाते हैं। जरूरी नहीं है दोनों वस्तुओं के, किसी एक वस्तु का वेग भी अगर संघट रेखा की दिशा में नहीं हुआ, किसी कोण पे हुआ, तो हम उसको तिर्यक संघट कह देंगे। काम क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले जितने भी वेग हैं उनको संघट रेखा की दिशा में और संघट रेखा के लंबवत दिशा में तोड़ देंगे, घटक बना देंगे। हम कहेंगे क्योंकि बल जो हैं वे संघट रेखा की दिशा में लग रहे हैं, इसलिए वस्तु के वे ही वेग बदलेंगे जो संघट रेखा की दिशा में है। संघट रेखा के लंबवत दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए वहां कोई त्वरण भी नहीं होगा और उनके वेग भी नहीं बदलेंगे। अगर पहली वस्तु का संघट रेखा के लंबवत 10 मीटर पर सेकंड वेग है तो वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, वो वेग बदलने वाला नहीं है। हाँ, पूरे निकाय का संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, चाहे आप संघट रेखा की दिशा में लगाओ चाहे लंबवत लगाओ। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहां से 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चन को करके समझते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करने हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में कि हमारे पास दो वस्तु हैं, ये है हमारी 2 किलोग्राम की वस्तु और ये ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। किसे? 5 मीटर पर सेकंड से। दूसरी वस्तु जो है मैं यहीं के यहीं दिखा देता हूं बच्चों, ये है हमारी और ये है हमारी 3 kg की, जो कि आगे जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। आपने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं 10 और इसको लिख रहा हूं मैं 5 मीटर पर सेकंड। इन्होंने ये ऐसे टकराई और इन्होंने कहा कि जहां ये टक्कर हो रही है उसका पुनर्स्थापन गुणांक बच्चों 1/2 है, मतलब ये एक
प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट नहीं है पूर्णतः, ये बीच में कहीं है। ये एक प्रकार का अप्रत्यास्थ संघट है जहां हमें ई का मान 1/2 दे दिया और हमें कहा गया है कि आप टक्कर के बाद इन वस्तुओं का वेग निकालो। टक्कर के बाद इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ कोण भी बताने पड़ेंगे। मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले आप इनकी संघट रेखा खींच लेंगे। आपने कहा भैया ये जो हमें आता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये संघट रेखा क्योंकि बल ऐसे लगेंगे। ये जो पहला वेग है ये यहाँ से कोण बना रहा है 37 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा 37 डिग्री है और ये हमारा यहाँ ये हमारा 53 डिग्री का कोण है। हमें कहा गया है टक्कर के बाद वेग बताओ। टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग ए का कितना होगा। ये हमारी कितनी थी 2 किलोग्राम की वस्तु है और ये हमारी 3 किलोग्राम की वस्तु है। ए का मान ये है। बड़ी आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, करते हैं बच्चों। इनको थोड़ा अलग बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा। इस पहले वाले को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा दूर करके बनाते हैं जिससे समझ, ऐसा मत सोचना कि दूर बना दिए तो टक्कर नहीं हो रही है, टक्कर होगी। हमने कहा ये वेग है कितना, आपने कहा 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी। इसका वेग कितना है, आपने कहा इसका वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपने दोनों की संघट रेखा बनाई, आपने कहा ठीक। ये जो कोण है ये 37 डिग्री का है, ये जो कोण है ये हमारा 53 डिग्री का है। पहला काम हमारा बच्चों ये होगा कि हम इन वेग को घटक में तोड़ें। आपने कहा भाई तोड़ लेते हैं। अगर ये 10 है तो ये बनेगा 10 cos 37, ये बनेगा 10 sin 37। आपने कहा ठीक। ये 5 है तो ये बनेगा 5 cos 53 और ये बनेगा 5 sin 53। आपको वैल्यू याद है तो सीधा आंसर लिख देते हैं। sin 37 का मान होता है बच्चों 3/5, 5 से 10 जाएगा 2, 2 × 6 या जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मान देख लेते हैं। cos 37 का मान होता है 4/5, या जाएगा 5 दूनी 10 और यह जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 5 sin 53 का मान होता है 4/5, 5 से 5 गए तो यह जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यह जाएगा बच्चों हमारा cos 53 का मान होता है 3/5, 5 से 5 गया तो यह जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला आसान काम ये है कि हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जितने भी वेग हैं उनको संघट रेखा की दिशा में और संघट रेखा के लंबवत दिशा में तोड़ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो लंबवत दिशा का वेग है ये नहीं बदलेगा। ये अभी 6 है, टक्कर के बाद भी 6 रहेगा। ये 4 है, टक्कर के बाद भी 4 रहेगा। ये अभी टक्कर के दौरान, या ये कह लो कि टक्कर से थोड़ी देर पहले की बात है। ये जो मैंने बनाया ये टक्कर से थोड़ी देर पहले की बात है। अब टक्कर हो गई यहाँ ऐसे, टक्कर के बाद ये दोनों अलग हो गए, उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ टक्कर हो चुकी है। टक्कर होने के बाद ये मान, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे गए, हमने मान लिया कि ये इनकी संघट रेखा है। बच्चों ध्यान रखना ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट पुरानी है, थोड़ी नई चीजें सीखनी है कि तिर्यक संघट है क्या। आपने कहा भैया ये तो नहीं बदलेगा, ये संघट से पहले की बात है, ये संघट के बाद की बात है। ये 6 मीटर पर सेकेंड है तो ये 6 ही रहेगा, लेकिन क्या ये 8 वाला 8 ही रहेगा? आपने कहा नहीं भैया ये चेंज हो जाएगा। हमने मान लिया कि मान लेते हैं ये V1 है। आपने कहा ठीक है, क्या ये इधर ही जाएगा? मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि आप तो ही पीछे जा रहा हूँ। आपने मान लिया, आप ये कहोगे क्या नीचे ऊपर? नहीं, रहेगा इसी लाइन पे, हो सकता है ये पीछे जाए या आगे जाए। मैंने कहा ये बताओ, आपने कहा भैया ये रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन ये चेंज होगा 3 मीटर पर सेकेंड वाला। हमने इसको मान लिया कि ये चेंज होके कितना हो गया V2। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया, और कुछ दिक्कत है तो इसमें मुझे बताना, वरना इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, मुझे V1 और V2 का मान निकालना है। V1 और V2 का मान कैसे निकाल लें? अब इसमें कुछ बचा नहीं है, आपको बस संघट रेखा के अनुदिश संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। तो मैंने यहाँ लिखा संघट रेखा के अनुदिश, संघट रेखा के अनुदिश संवेग संरक्षण। पहले ये टक्कर से पहले है, ये टक्कर के बाद है। टक्कर से पहले की बात कर लेते हैं। ये 2 kg है, ये हमारा 3 kg है, ये हमारा 2 kg है और ये हमारा 3 kg है। बनाओ भाई। आपने कहा भैया
संवेग संरक्षण होता है यहाँ का, इसका संवेग प्लस इसका संवेग, ये है 2 और यहाँ का संवेग हो जाएगा 8 दूनी 16। संवेग होता है mv। संघट रेखा के अनुदिश की बात कर रहे हैं, यहाँ वेग 8 है, द्रव्यमान 2 है, तो आ जाएगा 2 गुना 8 प्लस ये है 3 गुना 3 बराबर, संघट के बाद इसका हो जाएगा 2v1, आपने कहा हाँ, प्लस ये नहीं लगा रहा हूँ भाई वेक्टर में, वो हो जाएगा सेट वहाँ 3v2, यह जाएगा 3v2। तो यहाँ से समीकरण बनी 2v1 प्लस 3v2 बराबर 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 25। ये पहली समीकरण बन गई हमारी। क्या इसमें कुछ नई चीज है क्या? आज तक आप ये लगाते नहीं आए क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत? बस इसमें ये है कि हमें वेग को तोड़ने के बाद बाकी सबको भूल के इस पे ध्यान देना है कि यहाँ कितना है। वेग 8 है, 8 दूनी 16, वेग 3 है, 3 तिया 9, बस इस पे नहीं ध्यान देना, क्योंकि भाई ये वेग संघट रेखा की दिशा में नहीं है, हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, हमें संघट रेखा की दिशा की बात करनी है। आपने कहा ठीक है, अब मुझे v1 v2 निकालना है, उसके लिए हम जाएंगे पुनर्स्थापन गुणांक पे। पुनर्स्थापन गुणांक क्या कहता है, यहां लिख लेता हूं, E बराबर होता है v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। आपने कहा ठीक है, मुझे बता देना एक बार कि ये पुनर्स्थापन गुणांक कितना दे रखा है, ये दे रखा मैं 1/2 बराबर v2 तो v2 है, v1 है, तो यहां लिख देते हैं v2 माइनस v1। u1 क्या है, u1 बच्चों संघट रेखा की दिशा में ये है 8, ऐसे पहली u1 होता है, 1 का मतलब पहली बॉल, पहली वस्तु, कितना है 8, u2 मतलब दूसरी वस्तु, कितना 3, और सारे किस में देखने हैं, संघट रेखा की दिशा में, इसकी कोई बात नहीं करेंगे। यहां से v2 माइनस v1 आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5 इधर जाएगा तो आ जाएगा 5/2। अब बच्चों 2 समीकरण है, v1 v2 सोल्व करके v1 v2 के मान निकालने हैं। आपने कहा कि यहाँ v1 माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 2 से गुणा कर लो, 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो बनेगा 2v2 माइनस 2v1 बराबर 5, समीकरण नंबर 2। जैसे ही जोड़ा 2v1 से 2v1 गया, 2 और 3 आ गया 5v2, 25 और 5 आ गया 30, तो v2 का मान आ गया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड। देखियो कितना बढ़िया आंसर आया। जो v2 है ये हमारा आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लो v1, जैसे ही v2 का ये मान यहाँ रखूंगा, यह आ जाएगा 6 माइनस v1 बराबर 5/2, तो v1 आ जाएगा 6 माइनस 5/2, तो v1 आ जाएगा बच्चों हमारा 6 दूनी 12 में से 5 गए 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा ठीक है, मतलब जो v1 है हमारा, यह आ गया हमारा 7/2 मीटर पर सेकेंड। हमें कहा कि संघट के बाद के वेग निकाल लो, पहली का वेग कितना होगा, तो आप ये देखो ध्यान से कि ये संघट के बाद के वेग हैं, पहली वस्तु के वेग ये बने हैं 2 हिस्से, तो आप इसको सदिश से एक हिस्सा बना लेंगे, ये एक हिस्सा ये बन जाएगा। आप क्या कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, भाई सदिश आपको आने चाहिए, बिना सदिश के काम नहीं चलेगा। देखो इस वस्तु के 2 वेग हैं, एक ऐसे है 6 और एक ऐसे है, दोनों लंबवत हैं, तो उनका परिणामी कहीं बीच में होगा। और परिणामी कैसे निकालते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का 90 है, तो सिर्फ फॉर्मूला बचेगा √a² + b², तो ये आया है हमारा 7/2, तो ये बचेगा यहाँ √6 का स्क्वायर 36, 7/2 का 49/4, तो आ जाएगा 36 चौके 144, 144 और 49, 144 और 50 हो जाता भाई 194, यह आ जाएगा 193/4, या कहो 193 जो होता है ना बच्चों, 196 के आसपास है, मतलब लगभग ये 14 और बटे 2 7 के बराबर आ जाएगा, लगभग 7 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट आप अपने आप करना। इसका क्या आएगा, √4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, √52, ये 13 चौके 52 होता है, तो 2 √13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। क्या क्या बच्चों हमने सिर्फ इतना किया है, ये देखा कि पहले ये तिर्यक संघट है, फिर हमने जो इसके वेग थे वो 2 हिस्सों में बांटे, एक संघट रेखा की दिशा में, एक संघट रेखा के लंबवत। फिर हमने कहा कि संघट रेखा के लंबवत के वेग नहीं बदलेंगे, टक्कर से पहले जितने हैं 6 है तो 6 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, बदलेंगे कौन से,
बदलेंगे संघट रेखा की दिशा वाले। इसके बाद वही पुरानी घिसी पिटी चीज है कि भाई संवेग संरक्षण लगाओ, ई निकाल लो, ई के बाद इन दो समीकरण को सोल्व करके v1 v2 निकाल लो, ये आ गया ये आ गया। अब इस वस्तु के पास दो वेग हैं, यहाँ एक ये है एक ये है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए √a² + b² लगा दिया। इस तरीके से बच्चों हम तिर्यक संघट के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों कि हमारे पास दो बॉल हैं, दोनों की त्रिज्या r है और कुछ इस तरीके से टकरा रही है। भाई टकराने का मतलब ये है कि इसका जो यहाँ केंद्र है ये इसके बिल्कुल सामने यहाँ है, ठीक है, और हमें कहा गया है कि जो ये जा रही है आगे, इसका वेग आगे की तरफ ऐसे बना देता हूँ अभी 10√3 मीटर/सेकंड है, और इसका वेग पीछे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ इसका 6√3 मीटर/सेकंड है। दोनों संघट कर रही हैं। इनका जो पुनर्स्थापन गुणांक है वो 1/3 दे रखा है। हमें पूछा गया है संघट के बाद इनके वेग ज्ञात करो, संघट के बाद इनके वेग ज्ञात करो। हमने कहा चलो करते हैं। सबसे पहले बनानी पड़ेगी संघट रेखा। आपने कहा ठीक बच्चों, क्योंकि वेग ऐसे है इसका, ठीक है, इसका वेग यहाँ ऐसे है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ये है 10√3 मीटर/सेकंड और ये है हमारा 6√3 मीटर/सेकंड। ये संघट से जस्ट पहले की बात है, मतलब संघट होने ही लग रहा है, टकराई है। मुझे एक बात बता दो बच्चों, अगर इन दोनों की त्रिज्या r है तो क्या ये r होगा यहाँ से यहाँ तक? आपने कहा जी हाँ, इसकी भी त्रिज्या r है, तो ये टोटल हो गया कितना 2r। ये त्रिज्या कितनी है? आपने कहा ये r है। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ तो आपको पता है कि अगर ये थीटा है, कोण 90 डिग्री का हो गया है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण होने की वजह से समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में ये 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये कर्ण। मुझे अगर मैं कहूँ लंब बटे कर्ण r/2r, लंब कितना है r, कर्ण कितना है 2r, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। r से गया r, तो साइन थीटा का मान बच्चों 1/2 जो होता है साइन 30 का मान। तो मैंने यहां से थीटा निकाल लिया 30 डिग्री। आपने कहा ठीक। अगर बच्चों ये थीटा 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ये 30 डिग्री होगा। इतना करने के बाद मैंने बच्चों इतना सिर्फ इसलिए किया जिससे मैं थीटा निकाल सकूं। अब हम बात करते हैं संघट से पहले की। संघट से पहले थोड़ा दूर बनाएंगे समझने के लिए। ये पहले बॉल है, हाँ जी, ये दूसरी बॉल है, इसका वेग ऐसे है 10√3, इसका वेग इधर है 6√3, हाँ जी, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है। हमने इनको जोड़ दिया किससे? संघट रेखा से। संघट रेखा हमने बना दी। क्या काम करना है आप कहेंगे भैया अब हम इन दोनों वेग को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अगर ये v है और ये थीटा है तो ये बनेगा v cos थीटा। v का मान है 10√3 और ये बनेगा cos 30। बच्चों cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। √3 3 हो जाएगा, 10 या 30/2, ये आएगा 15 मीटर/सेकंड। ठीक है, ये वाला वेग हमारा कितना आया है? 15 मीटर/सेकंड। अब ये कितना बनेगा बताना। आपने कहा अगर ये v है, ये थीटा है, तो ये v साइन थीटा बनेगा। 10√3 ये बनेगा साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 से ये 10 गया, 10 गया 5, तो ये बना 5√3 मीटर/सेकंड। आपने कहा ठीक। ये 6√3 है तो ये ऐसा बनेगा। हाँ, ये v होता अगर हमारा, तो इसको बोलते v cos थीटा, तो ये बनेगा 6√3 cos 30। cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 6 गया 3 और 3 दिया 9, ये आ गया 9 मीटर/सेकंड। इसके लंबवत कितना बनेगा? आपने कहा ये v है, ये थीटा है, तो v साइन थीटा बनेगा। 6√3 साइन 30 का मान 1/2, 2 से गया तो आ जाएगा 3√3 मीटर/सेकंड। ये संघट के पहले की बात है। इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, इसका इतना काम था कि हम यहां से थीटा निकाल लेते। ई का मान 1/3 दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। हमने कहा अब ना संघट के बाद की बात कर लेते हैं। संघट के बाद क्या हुआ? आपको पता है
कि मान लेते हैं ये पहला m द्रव्यमान, ये m द्रव्यमान, ये दोनों की संघट रेखा, दूर बना रहा हूँ जान के, ठीक है। और मान लो संघट के बाद दूर ही गए हैं तो दूर जान के क्या बना लिया हमने। आपने कहा भैया ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। संघट रेखा के लंबवत के वेग नहीं बदलते। आपने 5√3 मीटर पर सेकंड इसको बोला। हमने कहा ये भी नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि ये भी लंबवत है संघट रेखा के, लेकिन ये तो बदलेगा, हाँ ये बदलेगा। मैंने मान लिया बच्चों इसको कि ये हमारा v1 हो गया है। अच्छा मुझे नहीं पता ना कैसे चलेंगे, तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ इसका वेग इस तरफ, इस वस्तु का वेग इस तरफ। क्या मैं इस वस्तु के वेग को ऊपर भी मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए दोनों का वेग एक ही दिशा में मान लेता हूँ। ये हमारा 3√3 है, ये 5√3 है, मुझे v1 और v2 चाहिए। अब इसको और इसको भूल जाओ, बिल्कुल बेसिक पे पहुंच जाओ कि आप इस रेखा के अनुदिश संवेग संरक्षण लगाएंगे। संघट से पहले कितना संवेग है इस रेखा के अनुदिश? आप कहोगे 15m। देखो mv होता है ना, mv कितना है? v, ये वाला देखो, ये वाला है 15। अच्छा जी, इसका कितना है? आप कहोगे इसका नीचे है, इसका ऊपर है, विपरीत दिशा में है, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान m ही है, इस दिशा में वेग 9 है, तो हमने कहा 9m। ये संघट से पहले की बात है, संघट रेखा की दिशा में। संघट के बाद संघट रेखा की दिशा में इसका संवेग है mv1। हाँ, ये नीचे जा रहा है, इसको भी मैंने एक ही दिशा मानना है आसानी के लिए, ऊपर भी मान सकता हूं, तब यहाँ माइनस आ जाता, तो ये हो जाएगा mv2। m कैंसिल हो गए, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा v1, यहाँ बचा v2, और ये आ गया 15 में से 9 6, समीकरण नंबर 1। इसके बाद बच्चों हम लगाएंगे क्या? हम लगाएंगे E का पुनर्स्थापन गुणांक का कॉन्सेप्ट। E होता है हमारा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E दे रखा था 1/3, v2 है, v1 है, u1 लेना है संघट की दिशा में, पहली वस्तु का वेग संघट रेखा की दिशा में ऐसे कितना 15, u2 दूसरी वस्तु का वेग संघट से पहले संघट रेखा की दिशा में कितना 9, लेकिन ये 9 इस 15 के विपरीत है तो माइनस लेना पड़ेगा। देखो 15 नीचे है, 9 ऊपर है, तो 15 को प्लस लिया है तो 9 को माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से v2 माइनस v1 आएगा, 15 और 9 हो जाएगा 24, 24/3 आ जाएगा 8। दो समीकरण बन गई, v1 प्लस v2, यहाँ रख देते हैं v1 प्लस v2 बराबर 6, v1 से v1 गया, v2 नहीं जाएगा, v2 2v2, 8 और 6 आ जाएंगे 14, v2 आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। देखो प्लस आया है v2, मतलब जो मैंने दिशा मानी है वो सही है, यह आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। v1 निकाल लेंगे, जैसे ही v2 का मान में 7 रखूंगा इधर जाके ही आ जाएगा v1 आ जाएगा -1। देखो तो मतलब ये जो मैंने माना है गलत है, ये ऊपर जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस सिर्फ दिशा बता रहा है, मतलब ये जो है ना ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो सच में तो ये ऐसा जाएगा। लो ऐसे बना देता हूँ, लेकिन मुझे पहले थोड़ा ही पता है, तो मुझे बाद में पता चला। तो इनका वेग बच्चों कहीं यहाँ आएगा, कितना आएगा? √a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, तो यह आ जाएगा √76 मीटर पर सेकेंड। ये लगभग 81 के आसपास है, तो लगभग 9 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका। इनका यहाँ आएगा कितना? √7 का जाएगा 49, 3 का 9, 9 × 27, 50 और 26 हो जाता 76, तो यह जाएगा √76 मीटर पर सेकेंड। ये भी लगभग उतना ही आ रहा है, हाँ बराबर आ गया। ठीक, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ ले आपको काम वही करना है। पहला जो वेग है उनको दो हिस्सों में तोड़ो, पहला संघट रेखा की दिशा में, दूसरा संघट रेखा के लंबवत। संघट रेखा के लंबवत वाले वेग नहीं बदलेंगे, संघट रेखा की दिशा वाले वेग बदलेंगे। संघट रेखा की दिशा में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाओ, पुनर्स्थापन गुणांक का सिद्धांत ये लगाओ कॉन्सेप्ट, और वहां से दो समीकरण बना के ये संघट रेखा के बाद के वेग संघट के बाद के संघट रेखा की दिशा वाले वेग निकाल लो, ये तो नहीं बदलने वाले हैं। फिर यहाँ से इनका वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके √a² प्लस b² करके वेग निकाल लो। √76
पहली बोल का वेग है संघट के बाद, √76 दूसरी वस्तु का वेग है संघट के बाद। ठीक है, कभी तुम सोचो कि ये आंसर हमने फाइनल निकाले, नहीं, ये वेग हमने v1 v2 निकाले तो हैं, लेकिन ये तो संघट रेखा की दिशा के वेग है, लेकिन उनके पास एक और वेग है जो संघट रेखा के लंबवत है, उसके कारण ये गेंद ना ऐसे चलेगी ना ऐसे चलेगी, कहीं बीच में चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आपको मैं ये तिर्यक संघट पढ़ाता हूं बच्चों किसी फर्श से, कि जब हम किसी फर्श पे तिर्यक संघट कराते हैं तब क्या होता है। कहा यह गया है कि हमारे पास एक फर्श है, जी बिल्कुल फर्श। अब आपको ये पता है कि फर्श है तो उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, बॉल आके इस पे लगेगी तो हिलेगा नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक बॉल अगर मैं नीचे छोड़ दूं और वो फर्श पे u वेग से टकराए और यहाँ पुनर्स्थापन गुणांक e हो तो वेग वो वस्तु eu वेग से वापस जाती है, e गुना u से। ऊपर आई है u से, ऊपर से नीचे आई है u से, टकराई ऊपर जाएगी e गुना u से। लेकिन आज हम सीधी सीधी बात नहीं करने वाले हैं, आज हम तिरछा संघट करेंगे बच्चों। तिरछा संघट ऐसे, हमने कहा ये हमारी बॉल है। अच्छा बच्चों, मैं बना भले वहां रहा हूं, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये लगभग ये यही है, क्योंकि यहां से यहाँ आते हुए क्या पता गुरुत्व के कारण इसका बल कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, हमें नहीं पता। मतलब समझाना मुझे संघट है, तो बात यहाँ की कर रहे हैं, बना मैं वहां रहा हूं। ठीक है, मैंने मान लिया इसका द्रव्यमान m है, m, और ये इस u वेग से, u वेग, ये विराम में है, ये विराम में है बच्चों, रखा है, बॉल u वेग से आ रही है, यहां टकराया। हमने कहा कि क्या ये जैसे ही यहां टकराएगी, एक बार अगर मैं बॉल को यहां बना लूं तो बच्चों ये उनकी संघट रेखा बनेगी। क्या होती है संघट रेखा, यहां बना के दिखाता हूं। मान लो अब ये बॉल ऐसे रखी है, क्या बॉल फर्श पे बल लगाएगी? हाँ, फर्श बॉल पे लगाएगा तो फर्श ऐसे लगाएगा, बॉल फर्श पे ऐसे लगाएगी, तो बलों को जोड़ने वाली रेखा ही तो संघट रेखा है। तो बच्चों ये हमने संघट रेखा बना ली और मैंने मान लिया कि ये कोण हमारा थीटा है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तिर्यक संघट हम पढ़ रहे हैं कि जब m द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से यहाँ टकराए, ये वेग u यहाँ नहीं है, ये वेग यही है, टकराने से जस्ट पहले दूर बना के दिखाया है। कभी तुम ये कहो कि ये यहाँ से आते हुए बढ़ता जाएगा, तो मैंने कहा ये u वेग यहीं का है, बॉल जब यहाँ आई होगी तब उसका वेग u होगा। आपने कहा ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो बच्चों, ये संघट रेखा है हमारी, मैं बना देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, ये क्या है संघट रेखा। यहाँ पुनर्स्थापन गुणांक हमारा e दे रखा है, e। हमने कहा ऐसा करते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा कि क्योंकि ये तो विराम में है, इसका तो वेग शून्य है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके वेग को तो इस दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। मुझे बताओ, अगर ये u है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ समझाऊं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये u है, ये थीटा है तो ये बनेगा u cos थीटा नीचे की तरफ। तो ये नीचे इस यहाँ बना लूँ चाहे यहाँ बना लूँ, ये बनेगा u cos थीटा। बच्चों तुम्हें आते हैं ये चीज, अगर ये u है और ये थीटा है तो ये कोण भी यहाँ थीटा बनेगा, अगर ये u है ये थीटा है तो ये u cos थीटा बनेगा। लेकिन मुझे संघट रेखा के वहाँ बनाना है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, और ये कितना बनेगा? आप कहोगे ये बनेगा u sin थीटा, मतलब ये वेग जो है हमारा, ये है हमारा u sin थीटा। ठीक है, अब मैं उसको हटा रहा हूँ, इसको हमने यहाँ समझा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, संघट रेखा के लंबवत कौन है? आपने कहा संघट रेखा के लंबवत ये u sin थीटा। अच्छा, एक और बात कि ये जो फर्श है ये घर्षणहीन तल है, मतलब यहाँ घर्षण का बल नहीं है। अगर बच्चों घर्षण का बल होगा फिर ये u sin थीटा भी बदल जाएगा, क्योंकि अभी घर्षण नहीं है तो ये u sin थीटा नहीं बदलेगा। टक्कर होने के बाद भी ये u sin थीटा ही रहेगा। ठीक है, आपने कहा ठीक। लेकिन जब भी टकरा के मुझे पता है कि कुछ ऐसा जाएगा, तो यहाँ का वेग मुझे बताना है कि कितने वेग से जाएगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, मान लो ये अभी टकराने के एकदम की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ ऐसे ही ये, कभी तुम ये सोचो बहुत दूर जा ले, नहीं, अभी इसका वेग मान लेते हैं v है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वेग तो उसका कितना ही रहेगा? आप कहोगे u sin थीटा, ये नहीं बदलेगा। अरे भाई ये u है, नीचे u sin थीटा u cos थीटा बन रहा है, ये u sin थीटा, इस दिशा में कोई बल नहीं है तो u sin थीटा तो नहीं बदलेगा। लेकिन
संघट रेखा, इसके संघट रेखा की दिशा में, संघट रेखा की दिशा में मतलब ऐसे, ये u cos थीटा है तो ये कुछ ना कुछ बदलेगा। आपने पढ़ रखा है, बताना मुझे सच कि अगर ये बॉल नीचे u cos थीटा से आएगी तो ऊपर क्या ये eu cos थीटा से जाएगी? आप कहेंगे बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं कह रहा मुश्किल कुछ नहीं है। ये बॉल यहाँ कितने से टकराई? आपने कहा u से, तो ये वापस कितने से जाती थी? eu से। अब यहाँ u की जगह बस u cos थीटा है, तो टकरा के जब ऊपर जाएगी तो ये eu cos थीटा हो जाएगी। आप कहोगे भैया वहां क्यों बना? मैं कहा समझाने के लिए। मैं यहाँ बनाऊंगा तो आपको लगेगा पता नहीं मैं चित्र को बहुत खराब कर दिया। ये मैं भले ही ऊपर बना रहा हूँ लेकिन ये बात जस्ट टकराने के बाद की है, यही की बात हो रही है। अब मैं ये भी यही करूँ, ये भी यही करूँ, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा ये बताओ ये कितना? आपने कहा ये है u sin थीटा। मुझे बताओ ये कौन है? आपने कहा ये u cos थीटा है। क्या u cos थीटा जाते टाइम eu cos थीटा हो जाएगा? आपने कहा हाँ, u sin थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ घर्षण बल नहीं है। तो मुझे एक बात बता दो ना कि ये जो वेग बनेगा ये बनेगा u sin थीटा का स्क्वायर प्लस eu cos थीटा का स्क्वायर। आपने कहा हाँ ये बनने वाला। बताना मुझे, क्या यहाँ u स्क्वायर है? u स्क्वायर है तो बाहर u स्क्वायर का रूट से बाहर आ जाएगा u, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों टकराने के बाद का वेग है। ये तिरछा संघट है फर्श से। वस्तु कितने वेग से आई है? u से, और जाएगी कितने से? u अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मान लो ये बिल्कुल प्रत्यास्थ होता। प्रत्यास्थ संघट के लिए e का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, मतलब ये u ही आ जाता। मतलब बॉल जितने वेग से आएगी उतने ही वेग से चली जाती है। मुझे ये भी पूछ लिया कि अगर ये थीटा है तो मुझे ये कोण बताओ कितने कोण पे जाएगी? हमने कहा ये कोण बताना है अल्फा। तो हमने यहाँ से tan अल्फा निकाल लिया। tan अल्फा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? u sin थीटा। आधार कितना है? eu cos थीटा। तो आपने कहा tan अल्फा बराबर u से गया u, साइन अपॉन कोस आ जाएगा tan थीटा और बटे में आ जाएगा e। अगर मैं इन दोनों को पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट के लिए करूं, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट, तो हम कहेंगे कि उसके लिए e का मान 1 होता है। तो ये जो v है ये u के बराबर ही आ जाएगा। हमने करके देखा कि e का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो v का मान u के बराबर आ जाएगा। अल्फा की बात करें अगर tan अल्फा e का मान 1 हो जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान थीटा के बराबर ही आ जाएगा। मतलब अल्फा उतना ही होगा जितना थीटा है। मतलब जितने कोण पे बस गेंद आके लगी थी उतने ही कोण पे गेंद चली जाएगी, उतने ही वेग से। ये तब है जब टक्कर बिल्कुल प्रत्यास्थ हो। पूर्णतः अप्रत्यास्थ के लिए, पूर्णतः अप्रत्यास्थ e का मान 0 होता है। जैसे ही e का मान 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल के आ जाएगा साइन थीटा, तो v का मान आ जाएगा u साइन थीटा। मतलब इसी वेग से चलेगा ये, देखो u साइन थीटा ये है। मतलब आप ऊपर से किसी चीज को फेंक के मारोगे तो ऊपर नहीं जाएगा वो। देख लो एक बार यहाँ भी tan अल्फा, जैसे ही e का मान 0 रखा, 0 से भाग करने पे ये इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी का होता है tan 90 का मान, तो अल्फा का मान 90 हो जाएगा। अल्फा माप यहाँ से रहे हैं, अल्फा का मान 90 तब होगा जब ये वस्तु ऐसे फेंक के ऐसे निकल जाए सीधा। आप सोचो आपने कुछ मिट्टी ली, गिल्ली मिट्टी, आप फर्श पे मारो, क्या वो ऊपर उठेगी? नहीं उठती। वो टकरा के अगर फर्श चिकना है तो वो फिसलती फिसलती आगे चली जाती है। ये तब की बात है जब घर्षण नहीं है। घर्षण होगा तो ये u साइन थीटा भी कम होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा हुआ तो आप मिट्टी को फर्श पे दे के मारो, मिट्टी आके खिसकेगी नहीं, वहीं के वहीं चिपक जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों ये फर्श के साथ था हमारा। अभी फर्श विराम में है, विराम में। आप कहोगे भैया हमने यहाँ वो तो कोई फॉर्मूला या लगाया ही नहीं कि संवेग संरक्षण करो वो करो। मैंने कहा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा कॉन्सेप्ट से आ गया हमारे कि ये u साइन थीटा से ऐसे जा रहा है तो ये तो बदलेगा नहीं, ये u cos थीटा से जा रहा है तो ऊपर कितने से जाएगा? eu cos थीटा से। ये तभी कर सकते हैं जब ये फर्श विराम में हो। मान लो हम कोई फट्टा ले लें हाथ में और उस फट्टे को भी ऊपर ऐसे लेके जाएं कुछ वेग v से, तब कैसे करेंगे? इसने कहा अभी जो आपने फर्श बनाया ये तो अभी विराम में था,
क्या हो अगर ये फर्श भी ऊपर चलने लगे, मजा आ जाएगा। मैंने कहा मान लो ये फर्श भी ऊपर से बॉल आ रही है, बॉल ऐसे, ये m द्रव्यमान की बॉल है, ये m द्रव्यमान का फर्श है, ये बड़ा मास है बहुत ज़्यादा, और ये अब गति में है, ठीक है, चल रहा है। और कितने वेग से चल रहा है ऊपर, यहाँ से हटा के, और ये बॉल कुछ ऐसे आ रही है, कितने वेग से आ रही है ये u1 से, ये ऊपर जा रहा है किससे, u2 से, ठीक है। और ये इस फर्श से यहाँ, ये हमने संगत रेखा बनाई है, संगत रेखा है, ये आपको पता ही है बच्चों, ये थीटा कोण पे आके टकराई, ठीक है, कितने कोण पे, थीटा कोण पे। देखो ये जो फर्श है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, इसका वेग ऊपर है, इसका वेग जो ये ऊपर है ये संगत रेखा की दिशा में है, तो इसको u2 को तोड़ने की जरूरत नहीं है, u2 तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, u2, ये कितना, u2। आपने कहा अच्छा, अब मुझे बताओ ये u1 है, u1 के दो हिस्से बनेंगे, ये बनेगा u1 साइन थीटा, आपने कहा हाँ, नीचे बनेगा u1 कोस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये u1 है तो ये बनेगा u1 कोस थीटा, ये बनेगा u1 साइन थीटा। ये जो बल है, देखो ये बल नहीं, वेग, ये संगत रेखा की दिशा में है, और ये जो वेग है ये संगत रेखा की लंबवत दिशा में है, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टक्कर होगी, मैंने मान लिया ऐसे, तो टक्कर के बाद ये तो ऐसे ही रह जाएगा, कितना, u1 साइन थीटा, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये u जो है टकराने के बाद ये वाला वेग कितना हो गया, v1, आपने कहा ठीक है। अच्छा एक और बात, क्योंकि ये m बहुत भारी है, ये भारी, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका u2 वेग नहीं बदलेगा। देखो बच्चों ये बात ध्यान रखना, संवेग जरूर बदलेगा इसका, क्योंकि भाई संवेग तो बदलेगा ही, संवेग संरक्षण हम लगाएंगे क्योंकि ये चल रहा है तो कुछ ना कुछ संवेग बदलेगा, लेकिन संवेग भले ही बदल रहा है लेकिन इसके बहुत भारी होने की वजह से इसका वेग इतना कम बदलेगा कि हम यही मान लेंगे कि इसका वेग नहीं बदला है, बदलेगा वेग लेकिन हम मान लेंगे कि नहीं बदला है। तो हमने कहा अब हमने सारी कहानी कर ली, अब हमें वो करना है जो जिसके लिए हम कर चले हैं। सबसे पहले ये करो कि हमने जो वेग है वो संगत रेखा की दिशा में और संगत रेखा की लंबवत दिशा में बदल दिए, तोड़ दिया। मैंने कहा इस u2 का, इसका फर्श का वेग तो संगत रेखा की दिशा में ही है, इसलिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इस बॉल का वेग हमने एक बनाया जो संगत रेखा की दिशा में है, एक ये बनाया जो संगत रेखा की लंबवत दिशा में है। हमने कहा अब हमें सिर्फ संगत रेखा की दिशा की बात करनी है और यहां लगाएंगे संवेग संरक्षण। क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण। किस दिशा में, आप कहोगे संगत रेखा की दिशा में, संगत रेखा की दिशा में। आपने कहा लगाओ संगत रेखा की दिशा में। मुझे बताओ संगत रेखा ये है, इस दिशा में पहले कितना है, आपने कहा बॉल का द्रव्यमान m है, आ जाएगा m, इसका वेग u1 कोस थीटा है। मैं ऐसा मान लेता हूं ये नीचे वाला है इसलिए इसको माइनस मान लेता हूं, इसका संवेग नीचे है माइनस। ये हमारा फर्श जा रहा है ऊपर, कितने वेग से, u2 वेग से ऊपर जा रहा है तो प्लस, और संवेग है इसका m u2 बराबर। मैंने कहा कि टक्कर के बाद मैंने ये मान लिया कि बॉल ऊपर जाएगी तो मतलब संवेग प्लस होगा। क्या द्रव्यमान बदलेगा, आपने कहा नहीं, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, ये आ जाएगा mv1। कितना, mv1। फर्श तो ऊपर ही जाता रहेगा और मैं ये मान रहा हूं कि इसका वेग बदला नहीं, बदलेगा लेकिन मैं ये मान रहा हूं नहीं बदला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा सा। mu2 से mu2 चला गया, m से m चला गया, तो जो v1 आया है हमारा, v1 वो आ गया बच्चों माइनस u1 कोस थीटा, ठीक है। v1 कितना आ गया, माइनस u1 कोस थीटा। तो इसका मतलब तो ये है कि जितने वेग से नीचे आया था उतने ही वेग से ऊपर चला गया। बच्चों ये तब है जब मैं ये मान रहा हूं कि ये दोनों फर्श का संवेग नहीं बदल रहा है, लेकिन आपको पता है कि सच में तो बदलेगा। मैंने कहा अब क्या करें, अब लगाएंगे हम ई का कॉन्सेप्ट। ई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। अभी बताओ, ये पिछली वीडियो में बात की थी हमने ये ऐसी। मुझे बताओ ये u1 क्या है, आप कहोगे पहली वस्तु का, वन का मतलब पहली वस्तु, u का मतलब टक्कर से पहले वेग, किस दिशा में, संगत रेखा की दिशा में। कितना है, u1 कोस थीटा, लेकिन ये नीचे है तो मैंने लिख लिया माइनस u1 कोस थीटा माइनस u2।
u2 कितना है माइनस, u2 का मतलब दूसरी वस्तु का संघट से पहले, दूसरी वस्तु यहाँ फर्श है, फर्श का वेग है u2, तो आ जाएगा ऊपर जा रहा है तो प्लस ही लिया जाएगा, तो आ जाएगा u2। ठीक है, u2 ऊपर है तो प्लस ही लिया जाएगा। v2, v1 की बात करते हैं। v1, v का मतलब संघट के बाद, 1 का मतलब पहली का वेग, पहली का वेग कितना है v1 ही है, ये v1 आया। और v2 मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वेग नहीं बदल रहा है, तो ये कितना ही रहेगा u2। तो यहाँ से देखो तो ये u2 माइनस v1 जो आया है, u2 माइनस v1, ये माइनस कॉमन ले लूँगा, e के साथ जाएगा, ये बनेगा u1 cos थीटा प्लस u2। ठीक है, मेरा काम है v1 निकालना, तो यहाँ से v1 जो आएगा, v1 आएगा बच्चों u2, इधर आके प्लस e u1 cos थीटा प्लस u2। अब ध्यान से देखो बच्चों, मुझे u2 भी पता होगा कि फर्श कितने वेग से जा रहा है, e भी देख रखेगा, u1 पता होगा कितने वेग से ये आ रही है, थीटा भी देख रखा है कितने से, और u2 पता होगा, तो मैं वहाँ से v1 निकाल लूँगा। मतलब मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और मुझे पता भी चल रहा है कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है। यहाँ थोड़ी सी खराबी ये है कि हम इसके संवेग को बदला हुआ नहीं मान रहे हैं, संवेग बदलेगा लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो खराब रिजल्ट दे रहा है, सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। हम इससे करेंगे v1 बराबर आ गया u2 प्लस e u1 cos थीटा प्लस u2। मान लेते हैं, क्या देता है कि ये जो ऊपर जा रहा है ये जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, और ये जो u है ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और हमारा थीटा दे रखा है 37 डिग्री। तो बच्चों अगर यहाँ से मान निकालना पड़ जाए तो मैं v1 कह दूंगा u2 कितना है 7 प्लस e का मान दे देते हैं मान लो 1/2, u1 cos थीटा, u1 को अच्छा u1 है कितना 5, cos थीटा मतलब cos 37 का मान होता है 4/5 प्लस u2 मतलब 7। तो v1 आ जाएगा बच्चों 7 प्लस 5 से गया 5, 7 और 4 11, 11/2 5.5, तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये v1 आ जाएगा हमारा। लेकिन हमें तो इसका ये निकालना है, इसके लिए फिर हमें अंडर रूट में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। u1 कितना है, u1 है 5, साइन 37 का मान 3/5, 5 से गया 5, ये आ जाएगा 3, ये 3 का स्क्वायर। v1 कितना है, v1 आया 12.5 कहो, या ऐसा कर लो 12×2 25/2, तो ये कर लूँगा 25/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, 25 का हो जाएगा 625, 2 का हो जाएगा 4, 9 चौक 36, 625 में 30 जोड़ेंगे 55 और 6 61, 661/2, इसको हम कर लेंगे, ये लगभग 26 के आसपास आएगा, 26 से थोड़ा सा कम, लगभग 13 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसा हमें करना है। मुझे एक कौन भी पूछ सकता है अल्फ़ा बताओ, अल्फ़ा बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, tan अल्फ़ा होता है पर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना आया है 25/2, ऊपर जाएगा तो tan अल्फ़ा आ जाएगा 6/25, और अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 6/25। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए, थोड़ा सा आराम से देखना, कॉन्सेप्ट वही है, संवेग संरक्षण लगाना है। संवेग संरक्षण वहाँ मत लगाना बच्चों जब ये बहुत भारी हो, बहुत भारी होने पे हम ये मान लेते हैं कि इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो रहा, जबकि हो रहा होता है, और सीधा हम कहाँ से करेंगे, ई से करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक संघट का। देखो वैसे तो बच्चों कितना ही पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने ही है। ठीक है, अब लास्ट इस हिस्से में इस वीडियो के, थोड़ा लंबा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इसी वीडियो में हम संघट खत्म करें, कल की वीडियो मुझे इस पे ना करनी पड़े। कल हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे शक्ति का वीडियो करके। इस टॉपिक के इस वीडियो के लास्ट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बम का विस्फोट, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बम का विस्फोट। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों होगा क्या, हमें एक बम दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा बम रखा है, वस्तु रखी है, और रखे रखे वो 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में फट जाएगी। बच्चों ऐसे जो ये घटना है इसको हम सुपर इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं या सुपर कोलिजन बोलते हैं। ऐसी चीज में शुरू में गतिज ऊर्जा शून्य है, रखी हुई है वस्तु, लेकिन फटने के बाद गतिज ऊर्जा आ जाती है। मतलब ऐसे संघट नहीं है, ये फटना है ये चीजों का, इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ संवेग संरक्षण हमें लगाना है।
और क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, मैं बोल रहा हूं एक बार आप लिख लेना। 9 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम 3 किलोग्राम व 6 किलोग्राम के दो हिस्सों में फट जाता है। 3 किलोग्राम हिस्से का वेग 16 मीटर पर सेकंड है। 6 किलोग्राम के हिस्से का वेग ज्ञात करो। बच्चों यहाँ अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ भी वेग पूछ लिया तो वेग की जगह गतिज ऊर्जा पूछ लेगा, गतिज ऊर्जा की जगह दोनों की गतिज ऊर्जा पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि टोटल गतिज ऊर्जा कितनी निकली है। तो करते हैं बच्चों। इसने कहा हमारे पास एक बम है, कितने किलोग्राम का? 9 किलोग्राम का, और इसने कहा रखा हुआ है, मतलब विराम में है। विराम में मतलब इसका वेग कितना है? 0। कुछ हुआ, जैसे आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, रखे रखे फूट जाते हैं, मतलब अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है बच्चों। ऐसा नहीं कि ऊर्जा कहीं अपने आप से बन गई, ऊर्जा थी लेकिन वो बाहर से नहीं आई, अंदर से आई है। वो ही रासायनिक ऊर्जा के कारण ये बम 2 हिस्सों में फट गया। जो पहला हिस्सा बना बच्चों, मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ उसको, ये बना हमारा 3 किलोग्राम का, और जो दूसरा हिस्सा बना बच्चों वो बना हमारा 6 किलोग्राम का। हमें ये कहा है कि जो 3 किलोग्राम का हिस्सा है उसका वेग 16 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 16 मीटर पर सेकंड। हमें 6 किलोग्राम वाले का वेग ज्ञात करना है। ये u मान लिया, मैं इसको v मान लेता हूँ, मुझे v निकालना है। पहली बात, जो कुछ बातें बताऊंगा बच्चों में क्वेश्चन करते करते हुए आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई बम या कोई वस्तु रखे रखे फट जाए तो ध्यान रखना है दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गति करेंगी। ऐसा नहीं होगा एक ऊपर चली जाए ये भी ऊपर चली जाए, ना, हो ही नहीं सकता। संवेग संरक्षण की वजह से मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले बता रहा हूं कि वस्तु रखी रखी फटी तो ये एक इधर जाएगी तो एक इसके विपरीत दिशा में जाएगी। अगर एक ऊपर गई तो एक नीचे गई। अगर नीचे फर्श नहीं है और हवा में कहीं फटा है और एक ऊपर चला गया तो एक नीचे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रखा, ये नीचे चला गया, ये इधर चला गया, ना ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, संवेग संरक्षण लगाना है बच्चों। आपको पता है बाहर से यहाँ कोई बल नहीं लगा, बाहर से नहीं लगा तो हम संवेग संरक्षण लगा सकते हैं। ये सारा खेल बम के अंदर हुआ है। तो संवेग संरक्षण कहता है शुरू का संवेग बराबर बाद का संवेग। शुरू में संवेग कितना? आप कहोगे mv, m कितना है? 9, वेग 0 है, बराबर यहाँ इसके बाद कितना है? आपने कहा m 3 है, इस दिशा में जा रहा है तो उसको -16 मान लेते हैं, प्लस 6 ये इस दिशा में जा रहा है, नहीं पता है तो v मान लेते हैं। इस दिशा को प्लस मान लिया, इस दिशा को माइनस मान लिया। यह आ गया 0, -16 × 48, 6v, तो 6v का मान आ गया 48 और v आ जाएगा 6 8 48, 8 मीटर पर सेकेंड। आप कहोगे भैया आपने बता तो दिया कि ये विपरीत दिशा में जाएंगे, हमें मतलब याद कर लेंगे, चलो फील नहीं आ रहा। मैंने कहा फील करो। ये है m, टोटल द्रव्यमान रखा हुआ था, ये फट गया 2 हिस्सों में। एक है m तो दूसरा बनेगा m - n। ठीक है भाई, टोटल m है तो एक m है तो एक क्या बचेगा? m - m। मैंने कहा इसका वेग मैंने v1 मान लिया, इसका वेग v2 मान लिया, और वेक्टर में बात कर रहा हूँ तो शुरू में संवेग कितना? आपने कहा 0। इसका संवेग m v1 प्लस इसका संवेग m - m v2। तो आप अगर देखो तो ये इधर आ जाएगा m v1 बराबर -m - m v2। तो बच्चों मुझे बता दो ना कि ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस ये बता रहा है कि जो v1 है इस v2 के विपरीत दिशा में है। बस इतनी सी बात है, ये है इसकी फील। अब आप ध्यान भी रखेंगे कि अगर एक वस्तु रखी रखी फट रही है तो वो हमें दो टुकड़ों में दोनों टुकड़े एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे। अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो दोनों की चाल भी बराबर होगी। द्रव्यमान अलग अलग है तो बड़ा टुकड़ा जो होगा, भारी टुकड़ा, उसकी चाल कम होगी, छोटा टुकड़ा, हल्का टुकड़ा, उसकी चाल ज्यादा होगी। 3 किलोग्राम की चाल 16 मीटर पर सेकंड है, 6 किलोग्राम की 8 आई है। देखो 3 और 6 ये दोनों एक दूसरे के आधे, ये आधा है, ये मतलब ये 2 गुना है तो इसकी चाल 2 गुनी है और इसकी चाल आधी है। भारी टुकड़े की चाल कम होगी, हल्के टुकड़े की चाल ज्यादा होगी। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये तो बच्चों 2 हिस्सों में बांटा हमने। ऐसा भी हो सकता है कि बम रखा 3 हिस्सों में फट जाए। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, अच्छा अभी अगर इसी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में वेग की जगह गतिज ऊर्जा पूछ लेता
दूसरे टुकड़े की, तो आपको डरना नहीं है, आप सीधा 1/2 mv² लगा देंगे। m भी पता है, m 6 था, v कितना है 8, तो 1/2 mv² लगा के दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। अगर पहले टुकड़े की भी पूछ ली तो पहले टुकड़े के लिए भी 1/2 mv² लगा देंगे। m कितना है पहले का 3, v कितना है 16, तो लगा देंगे। टोटल गतिज ऊर्जा पूछ ली तो दोनों गतिज ऊर्जा निकाल के जोड़ देना, दोनों गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछ लिया तो अनुपात निकाल देना, भाग कर देना, इतनी बात है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है m द्रव्यमान की एक वस्तु विराम में 3 हिस्सों में फट जाती है। कोई वस्तु है m विराम में है और रखी 3 हिस्सों में फट जाती है। m/4 द्रव्यमान के 2 हिस्से एक दूसरे के लंबवत, इनमें से एक हिस्सा बना m/4 का, ये ऐसे जा रहा है, और एक हिस्सा ऐसे जा रहा है, कितना m/4 ऐसे एक दूसरे के लंबवत जा रहे हैं। ठीक है, ये m था 3 हिस्सों में फटा, m/4 तो ये जो m/4 है इसका वेग है 3 मीटर पर सेकंड, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और बच्चों ये जा रहा है हमारा 4 मीटर पर सेकंड से। हमें ये कहा है तीसरे हिस्से का वेग ज्ञात करो, जो तीसरा हिस्सा है। पहली बात तो बच्चों अब ध्यान ये रखना है, थोड़ा आराम से, बढ़िया क्वेश्चन नहीं, नीट में बहुत आते हैं और जेईई मेंस में मतलब यहाँ कभी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देगा, जो मैं लास्ट में कराऊंगा एक क्वेश्चन। ये बम है, इसके 3 हिस्से, 2 हिस्से हुए तो आपको मैंने बता दिया कि एक ऐसे जाएगा तो एक इसके विपरीत जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 हिस्सों में क्या होता है सुनना, कि 3 हिस्सों में इस क्वेश्चन के हिसाब से एक हिस्सा गया ऊपर, एक हिस्सा गया ऐसे, तो तीसरा हिस्सा कहाँ जाएगा, तो आपको ध्यान लगे रखना है, तीसरा हिस्सा ऐसी दिशा में जाएगा जिसके लिए इसका इन तीनों का संवेग मिलकर पहले के संवेग के बराबर हो जाए करते हैं। क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लगा सकते हैं यहाँ, तो हमने कहा P इनिशियल बराबर P फाइनल। शुरू में द्रव्यमान m है लेकिन विराम में है तो 0, ठीक है, संवेग 0 हो गया। पहले का m/4, हाँ जी, लेकिन कितने से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। लेकिन बच्चों ध्यान ये दो कि ये दोनों एक दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में भी नहीं है, एक दूसरे के लंबवत है, तो मैं कैसे करूंगा इसको। तो मैंने कहा ऐसा मान लेते हैं ना, इसको x अक्ष मान लेते हैं, x अक्ष, हाँ, और x अक्ष की दिशा कौन बताता है, आई कैप। आपने कहा हाँ ये तो बढ़िया बात है। अगर ये x अक्ष है तो ये y दिशा होगी, भाई दोनों एक दूसरे के लंबवत गए हैं ना। तुम कहोगे y की जगह z हो जाए, हाँ तो z में भी लिख सकते हैं हम, कोई नहीं, लेकिन आसानी के लिए मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। और अगर ये y में जा रहा है तो उसका संवेग होगा m का मान m/4, वेग इसका 4 है और y दिशा में होता है j। हाँ, तीसरा मैंने कहा टोटल ये m था, इसमें से 2 हिस्से चले गए m/4, हाँ, तो ये बचेगा कितना m/2। सोल्व करके देख लेना, ये तीसरा हिस्सा जो बनेगा वो बनेगा m/2, और मैंने मान लिया वो v वेग से गया, v वेक्टर से। आप कहोगे भैया यहाँ मूल लगाते का k कैप, तो बच्चों ध्यान रखना कि ये z एक्स में नहीं जाएगा। कभी तुम सोच रहे हो एक ऐसे और एक आपके सामने, ना, ये पूरी घटना त्रिविमीय दिशा में नहीं हो रही है, ये केवल द्विविमीय समतल में होगा। मतलब ये बम यहाँ रखा है, सुनना, ये बम यहाँ रखा है, यहाँ इस बोर्ड के ऊपर एक हिस्सा ऐसे गया, एक हिस्सा ऐसे गया, तीसरा हिस्सा कहीं यहाँ जाएगा बोर्ड पे ही, आपके सामने बाहर नहीं आएगा। और अगर ये पूरी घटना एक ही प्लेन में हो रही है, एक ही तल में हो रही है, तो ये त्रिविमीय नहीं है। ध्यान ही रखना कि ये हिस्सा m/4 अगर ऐसे गया है वो x में, ये y में गया है, तो वो z में नहीं जाएगा, वो x y में कहीं जाएगा, हाँ, ना x में जाएगा ना y में, कहीं बीच में जाएगा ऐसे। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ ना लिख के सीधा v वेक्टर लिख लिया, अपने आप आंसर दे देगा ये। आपने कहा ठीक है, तो ये 0 हो गया, इधर मुझे m कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा 3/4 आई कैप, 4/4 1 जे कैप, 1/2 v कैप बराबर 0। तो मुझे v कैप/2 निकालना, ये उधर गया -3/4 आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ से v वेक्टर का मान आ जाएगा 2 से जाएगा उधर, यह जाएगा 2 से 4 जाएगा -3/2 आई कैप और -2 जे कैप, ये आया हमारा v। लेकिन वेग ऐसे तो दिए नहीं थे, वेग तो ऐसे दिए हैं, तो इनका परिमाण निकाल लो। वेक्टर में हमने सीखा था अगर इसका परिमाण निकालना है तो इसका स्क्वायर करो, -3/2 का स्क्वायर 9/4, -2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 और 9 25, रूट
25/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड के वेग से जाएगा। जो तीसरा टुकड़ा है बच्चों वो यहाँ जाएगा, यहाँ कितने से 2.5 मीटर पर सेकंड से। आपने कहा भैया आपको कैसे पता यहाँ जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा क्या पता। मैंने कहा ध्यान से सुनो, यहाँ माइनस आ रहा है मतलब आई कैप के विपरीत दिशा में। माइनस का मतलब है आई कैप का विपरीत। आई कैप ये है तो इसके विपरीत जाएगा, हाँ, लेकिन जे में भी जाना है और वो भी माइनस मतलब जे के विपरीत, मतलब ये दिशा ऐसी है कुछ और इनके बीच में तो यही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये ऐसे। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये कोण बता दो, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है ये, या ये कोण बता दो कितना। इनके बीच का तो पता है मुझे 90 डिग्री है, लेकिन मुझे इस जो तीसरा हिस्सा बना है कोण m/2 इसका इसके और इसके साथ कोण बताओ। तो आपने कहा बता दें, क्या दिक्कत है। एक बात सुनो, पहली बात तो ये कोण तो 90 है ही, तो ये कोण निकालना मुझे थीटा। मैंने थीटा मान लिया कि इसने इसके, ये कौन है, ये कौन है। आपने कहा ये वाई एक्स का नेगेटिव है, ऊपर प्लस वाई है नीचे नेगेटिव वाई है, तो ये वाई का नेगेटिव है, तो मुझे ये कोण निकालना है थीटा, जो किसने बनाया 2.5 ने। कोण कैसे निकाल लो। आपने कहा कोण निकालने के लिए आपको ये करना है, बच्चों ध्यान से सुनो, मुझे अगर ये कोण थीटा निकालना है तो मुझे अभी इसका वेग पता चला था, कितना आया था बता दो एक बार। वो आया था बच्चों -3/2 आई कैप -2 जे कैप। बच्चों ये इसमें वेक्टर जिस पाता है उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये v का, ये v है, ये v, और ये कौन है, ये आपने कहा ये हमारा कौन है नेगेटिव जे कैप, आई जे, ऊपर प्लस जे नीचे माइनस जे। मैंने कहा था अगर दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, v का डॉट लूँगा -j के साथ। क्या होता था, a डॉट b होता था ab cos थीटा, तो यहाँ v का आ जाएगा v, -j का वेक्टर आएगा 1, परिमाण लिख रहा हूँ, v का परिमाण v, -j का परिमाण आ जाएगा 1। आप +1 मत कहना भाई, वो माइनस से दिशा बता रहा है, और आई जे के कैप के परिमाण 1 होते हैं, और मैंने मान लिया इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो कोस थीटा। v की जगह कितना, ये आई नहीं है तो 0 हो गया, जे का जे के साथ आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2, 2 गुना 1, 2 आ गया। थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ आई नहीं है, आई के साथ गुणा होती तो ठीक, नहीं है तो 0 हो जाएगा। जे की गुणा जे के साथ होगी, माइनस प्लस हो गया, 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2। v का परिमाण कितना आया है 5/2 गुणा 1, यह जाएगा कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा का मान आ जाएगा 2 गुना 2 4/5, 4/5। और आपको पता है कि कोस थीटा में 4/5 कोस 37 का मान होता है। कितना, कोस 37 का मान, नहीं यार 4/5 नहीं, ना, वो तो 3/5 और नहीं होता ना 4/5। सही तो है, 4/5 किसका मान है, कोस 37 का, तो थीटा का मान आ जाएगा यहाँ 37 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कोण कितना आया है 37 डिग्री। लेकिन मुझे यहाँ से कोण बताना था, तो ये 90 है, ये 37 है, तो हो जाएगा 127 डिग्री। और ये भी शायद देखना एक बार, अच्छा कितना आएगा, ये अगर मैं यहाँ से निकालता तो ये भी 127 डिग्री ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये एक्स वाई जेड में नहीं हो रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स है ये वाई है, और ये यहीं कहीं घूम रहा है। कभी तुम इसको जेड सोच रहे हो, ये जेड नहीं है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों हमारा कि करते हैं 3 किलोग्राम द्रव्यमान की, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, और फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 करके खत्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है क्या, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 3m द्रव्यमान की एक वस्तु 3 बराबर हिस्सों में फट जाती है, 2 हिस्सों का वेग vi कैप vj कैप है, तीसरे हिस्से का वेग बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन ले लिया मैंने। ये 3m है, विराम में है, इसका 3 हिस्से बने, एक बना m, दूसरा बना m, इसका वेग है vi कैप, इसका वेग है vj कैप, मतलब ये x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में। i कैप देखते ही x एक्सिस, j कैप देखते ही y एक्सिस। तीसरे हिस्से का द्रव्यमान बताना है। संवेग संरक्षण लगाते हैं, शुरू में वेग 0 है तो संवेग 0 हो जाएगा, इसका संवेग होगा m v i कैप,
इसका होगा m v j कैप, तीसरा हिस्सा भी m होगा, बराबर हिस्से बने हैं 3m के, m m m, तो तीसरा है m, उसका वेग मुझे नहीं पता है तो मैंने v मान लिया। आप k कैप मत लिख देना भाई, z में बात नहीं हो रही है, केवल x y में बात होगी। ये 0 हो गया, m v, ये m m को मना गया, इधर 0 हो गया, तो ये आ जाएगा वी आई कैप वी जे कैप और ये आ जाएगा वी वेक्टर। तो वी वेक्टर का मान आ गया बच्चों माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। इसका परिमाण मुझे निकालना है तो करूँगा माइनस वी का स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर वी स्क्वायर, यह आ जाएगा √2v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये इसका आंसर ये है। परिमाण निकालना हो तो ऐसे कर देंगे। कोण अगर निकालना पड़ा, ये बात समझ लेना, देखो ये माइनस आ रहा है, माइनस एक्स ये है माइनस वाई ये है, इनके बीच में कहीं जा रहा होगा वो टुकड़ा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक टुकड़ा ऐसा जा रहा है एक ऊपर जा रहा है तो ये तीसरा ऐसा जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन है बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है इसमें, देखो इसने दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए, इसमें वो प्रक्षेप्य गति क्यों जोड़ रहा है भाई, इसलिए जेईई मेंस का क्वेश्चन बन जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अक्षतिज से यहाँ एक तोप है बच्चों, तोप से एक गोला फेंका, इसने तोप ने काटकोण बना रखा है 60 डिग्री का, और इसने ये जो गोला फेंका है ये है आपका 100 मीटर पर सेकंड के वेग से गया। इसने कहा क्योंकि प्रक्षेप्य गति करेगा, आप समझ गए होंगे इतनी बात, तो प्रक्षेप्य गति है, इसके पथ के उच्चतम बिंदु पे ये गोला जाके दो हिस्सों में टूट गया। द्रव्यमान दे रखा है शायद, नहीं कुछ नहीं दे रखा है, हमें कहा ये दो हिस्से हो गए यहाँ के, उसमें से पहला हिस्सा पीछे की तरफ चला, कितने से 50 मीटर पर सेकंड से। अच्छा जी, और दूसरे हिस्से का वेग हमसे पूछ लिया, मुझे पहले ही पता चल गया है कि अगर एक हिस्सा पीछे गया है तो दूसरा हिस्सा आगे जाएगा, मुझे बस उसका वेग निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, दो हिस्से टूटेंगे तो एक हिस्सा आगे चला तो एक पीछे चलेगा, एक ऊपर चला तो एक नीचे चलेगा। इसने कहा है कि पीछे गया तो दूसरा आगे जाएगा। सबसे पहली बात, मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि ये गोला यहाँ विराम में है क्या। आप कहेंगे भैया हमने पढ़ रखा है प्रक्षेप्य गति, यहाँ विराम में नहीं होता, यहाँ चलता रहता है। मैंने आपको कहा था कि अगर ये 100 है तो ये आएगा 100 cos 60, ये आएगा 100 sin 60। आपको मैं ये भी बताया था प्रक्षेप्य गति में कि ये बदलता है क्योंकि बल लग रहा है नीचे की तरफ, ये नहीं बदलता, ये उतना ही रहता है। ये वाला वेग उच्चतम बिंदु पे जाके शून्य हो जाएगा, तो सारा वेग जो गोले का है संघट से पहले, अभी फटा नहीं है, सिर्फ ये बचेगा, संघट नहीं, फटने से, वस्तु के फटने से पहले, वस्तु के फटने से पहले, वस्तु नहीं है गोला है, गोले के फटने से पहले, कब पहले, जस्ट पहले वेग था बच्चों इस दिशा में, क्योंकि वाई वाला तो यहाँ जाके शून्य हो जाता है, प्रक्षेप्य गति में पढ़ा हमने, वो प्रक्षेप्य गति नहीं आती तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा भाई, और ये बदलता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 100 cos 60 का मान 1/2, तो 50 मीटर पर सेकेंड। ये फटने से पहले है, गोले के फटने से पहले का वेग, तो लगाओ PI बराबर PF, फटने से पहले संवेग होता है mv, m मान लिया गोले का द्रव्यमान। अच्छा, v कितना है 50, उसने कहा है गोला दो बराबर हिस्सों में फटा है, तो पहले हिस्से का वेग द्रव्यमान होगा m/2, टोटल m था, आधे का कितना हो जाएगा m/2, और पीछे की तरफ गया है तो -50, ये आगे जाएगा पता है, नहीं भी पता तो मान लेना, प्लस m/2, और ये आएगा v, m गया, इधर आया 50, 2 से गया 50 -25, और ये आ जाएगा v/2, 50 + 25 75, तो v का मान आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड, मतलब जो अगले वाला है वो आएगा 150 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमने ये भी देख लिया कि पहले संवेग शून्य नहीं है, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए तो उसमें वस्तु रखी हुई थी, यहाँ चलती हुई वस्तु फटी है, मतलब पहले भी कोई संवेग था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा संघट वाला टॉपिक पूरा होता है। अभी इस चैप्टर की केवल एक टॉपिक पे हम करने वाले हैं एक वीडियो में, जो कि है शक्ति। कल हम उसको करेंगे, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और परसों से हम शुरू करेंगे बच्चों हमारा जो द्रव्यमान केंद्र वाला चैप्टर है, घूर्णन गति वाला चैप्टर है, बढ़िया मजेदार के उस चैप्टर है, मतलब ऐसा कि सबसे ज़्यादा मजा वहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, और सबसे भारी भी कहा जाता है हमारी 11th क्लास का उसे, लेकिन फिर भी देखेंगे कैसा लगेगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।